नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के सिलेबस में शामिल लेसन नंबर 5 और हमारी कविता का नाम है उत्साह। उत्साह कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज आप इस वीडियो में पढ़ेंगे कविता के शब्दार्थ और व्याख्या, साथ ही नए सिलेबस के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, साथ ही 50 से 60 शब्दों में उत्तर देने वाले प्रश्न जो आपकी परीक्षा में 3 अंक का पूछा जाएगा, साथ ही 30 से 40 शब्दों वाले उत्तर जो आपकी परीक्षा में 2 अंक के पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। उससे पहले आप मुझे बताइए, खेत में फसल कब लहलाती है? जब बारिश होती है। और बारिश कौन करते हैं? बादल। तो आप जब प्रकृति में नयापन देखते हैं तो उस समय हमारा मन कैसा होता है? उत्साहित होता है। तो आज हम ये जो हमारी कविता है उत्साह, उसमें हम बादलों के बारे में पढ़ेंगे, पर इन बादलों की विशेषता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार है। तो चलिए हम जानेंगे उनके अनुसार वो बादलों से क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानते हैं। निराला जी का जीवन काल सन 1899 से 1961 तक रहा। 1899 से 1961 तक रहा। उनका जन्म कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। निराला जी नएपन के कवि हैं। वो चाहते हैं कि जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं या सोच हैं वो बदलें। वो क्रांतिकारी विचारों के कवि हैं। तो वैसी ही सोच हमें इस कविता में भी देखने को मिलेगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आधुनिक काल में छायावादी कवि हैं और छायावाद में भी वो आधार स्तंभ माने गए हैं। इसमें उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका आदि। तो ये था कवि परिचय। कवि परिचय जानने से हमें उस समय की जब जिस समय कवि हुए हैं उनकी परिस्थिति, सिचुएशन, उस समय का टाइम कैसा था वो हमें पता चलता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कविता के बारे में। कविता परिचय। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। आह्वान मतलब बुलाना, पुकार करना किसी की। तो यहाँ पर किसको बुला गया है? किसको बुलाया गया है? बादल को। और कौन बुलाते हैं? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है। कविता में बादल को पीड़ित प्यासे लोगों की उम्मीद को पूरा करने वाला बताया है। बादल को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला बताया है। देखिए यहाँ पर बताया गया है बादल को नई कल्पना और नए अंकुर, नएपन के लिए पुराने का विध्वंस, विप्लव और क्रांति का चेतना का वाहक बताया है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। इस कविता में नवजीवन की उम्मीद है। तो ये है इस कविता की विशेषताएं। देखिए एग्जाम में प्रश्न का उत्तर देने के लिए अगर आप कविता का मूल भाव समझ गए हैं तो आप अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं। इसलिए कविता का मूल भाव समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या सीखा कि बादल का आह्वान कवि करते हैं और वो बादल उनका प्रिय विषय रहा है कविता के लिए। और वो क्या करते हैं? पीड़ित और प्यासे लोगों की उम्मीद को पूरा करने वाला बताया। किसको? बादल को। और यहाँ पर बादल क्या है? कल्पना और नए अंकुर पैदा करता है अपनी क्रांतिकारी सोच के द्वारा।
तो यहाँ पर ये इस कविता का मूल भाव है। आगे हम जानेंगे, पंक्तियाँ पढ़ते हैं। पहली पंक्तियाँ शुरू की। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो ये कवि बादल को संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शब्दार्थ देखेंगे। गर्जना मतलब गरजो, गर्जना करना। घेर घेर का अर्थ है चारों तरफ। घोर का अर्थ है गहरे, भयावह, डरावने। धाराधर यहाँ किसके लिए कहा है? बादल के लिए कहा है। गगन का मतलब है आकाश, और धाराधर है बादल का पर्यायवाची। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, गरजो गर्जना करना, घेर घेर चारों तरफ से, घोर गहरे या भयावह, गगन आकाश, धाराधर बादल, ललित सुंदर, विद्युत छवि बिजली का चित्र, उर मन हृदय, नवजीवन नया जीवन, वज्र कठोर, नूतन नया। यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बादल किसके लिए प्रतीक रूप में आया है। तो पहली बात है पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करना, जो परेशान हैं उनके लिए। जैसे कि बादल आते हैं, बारिश होती है, तो जो परेशान जन हैं, जो परेशान लोग हैं, उनको फ़ायदा होता है, उनकी परेशानियां ख़त्म होती हैं। तो उनके रूप में यहाँ पर बादल को दिखाया गया है। बादल को क्रांति का सूचक बताया है, नएपन का सूचक बताया है कि जो पुरानी बेड़ियां हैं, बाधाएं हैं, उनको बादल कैसे गर्जना के माध्यम, जैसे गर्जना बादल करता है, गरजता है, तो वो आवाज का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। तो बादल को क्रांति का सूचक बताया गया है। बादल को बाल कल्पना के समान बताया है। जिस प्रकार बालक का मन होता है, वो नई नई बातें सोचता है और थोड़ी थोड़ी देर में अपनी कल्पनाएं चेंज करता रहता है। इमेजिनेशन जो होती है बच्चे की, वो थोड़ी थोड़ी देर में बदलती है। वैसे ही आप देखोगे कि स्काई में, आकाश में भी बादलों का रूप, बादलों का जो उनका स्ट्रक्चर होता है, वो एक जैसा नहीं रह पाता, थोड़ी थोड़ी देर में वो बदलता रहता है। तो बाल कल्पना बच्चे की इमेजिनेशन के समान बताया है बादलों को। आगे कहा है कवि ने, बादल को कवि के समान बताया है। कवि पोएट, जिस प्रकार कवि एक नई सर्जना करता है, नई रचना करता है, उसी प्रकार बादल भी बरसकर पृथ्वी पर, धरती पर नयापन लाते हैं। बादल को नव जीवन प्रदान करने वाला बताया है। तो ये हैं बादल के लिए प्रतीकार्थ रूप। और ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये याद कर लीजिए कि बादल को प्रतीकार्थ रूप में क्या क्या बताया है कवि ने। आगे हम चलते हैं। आगे यहाँ पर मैंने आपको पूरा लिख के दिया है भावार्थ, और आगे हम समझेंगे पंक्ति से अर्थ। तो यहाँ पर देखिए, पहली पंक्तियाँ थी हमारी, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। तो देखिए, कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं, और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। साहस मतलब हिम्मत। कवि बादल से गरजने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कवि बादलों की गर्जना के माध्यम से समाज में, समाज मतलब सोसाइटी में, क्रांति एवं उत्साह की भावना का संचार कर परिवर्तन लाना चाहते हैं। परिवर्तन है बदलाव। जो पुराना है, जो सही नहीं है, उसमें कवि क्या लाना चाहते हैं? बदलाव। और उसके लिए वो किसको संबोधित करते हैं? बादलों को। देखिए, यहाँ पर कवि ने बादल, क्लाउड, उसका
जो अच्छा रूप है, जो नाजुक कोमल वाला रूप है, जो बारिश करता है या जो रिमझिम बरसता है, वैसा वर्णन यहाँ पर नहीं किया है। गरजना, तेज जब आवाज आती है तो वैसी आवाज करने के लिए यहाँ पर कहा है। अर्थात यहाँ पर ऐसी आवाज के माध्यम से कवि क्रांति के लिए बादलों को उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। तो देखिए क्या कहा है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर बादल, ओ संबोधन है कि हे बादलों, चारों तरफ से, घेर घेर का अर्थ है चारों तरफ से, आकाश, गगन मतलब आकाश, आकाश को घेर कर आप खूब गर्जना करो। तो यहाँ पर कवि बादल से गर्जने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कवि बादलों की गर्जना के माध्यम से समाज में क्रांति एवं उत्साह की भावना का संचार कर परिवर्तन लाना चाहते हैं। आगे पंक्तियां हैं, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। अब देखिए हम सिर्फ 2 पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर देखेंगे। ललित ललित काले घुंघराले, तो यहाँ पर क्या कहा है, हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल। घुंघराले का अर्थ होता है करली, तो ललित मतलब सुंदर। क्या कहा है, हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीयकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे की कल्पना से की है, एक छोटे बच्चे की इमेजिनेशन से किससे कंपेयर किया है, बादलों को। तो क्या कहा है, जिस प्रकार बच्चे की कल्पना प्रतिपल बदलती रहती है, उसी प्रकार आकाश में बादल का रूप भी पल पल बदलता रहता है। यहाँ पर देखिए, ललित ललित काले घुंघराले, सुंदर काले घुंघराले बादल आप बच्चे की कल्पना के समान दिखाई देते हो। जिस प्रकार बच्चा कल्पना करता है थोड़ी देर में बदल जाता है, वैसे आपका रूप भी थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। ये यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है। यहाँ पर देखिए, ये हम भाषा के बारे में आगे देखेंगे, विशेष में मैंने लिखा है। तो आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। विद्युत छवि, विद्युत मतलब ये लाइटिंग, बादल के अंदर जो बिजली चमकती है वो। तो कहा है, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है, इसीलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। आगे है भाषा सौंदर्य। इसमें देखिए, घेर घेर घोर में अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और वर्ण क्या है, घ। घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। बाल कल्पना कैसे में उपमा अलंकार है। विशेष है, बादलों के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में नवीनता एवं परिवर्तन लाना चाहते हैं। कविता के माध्यम से कवि सामाजिक चेतना, जागरूकता और आधुनिकता का समावेश करना चाहते हैं। विद्युत ध्वनि क्रांति, ओजस्विता एवं जन चेतना का प्रतीक है। जन चेतना मतलब लोगों की सोच, उसका प्रतीक है यहाँ विद्युत ध्वनि। आगे है अगली पंक्तियां। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधान के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ शब्दार्थ देखेंगे। विकल मतलब व्याकुल परेशान, उन्मन मतलब अनमना से, जो कहीं भी उनको अच्छा ना लगे ऐसी स्थिति। निदाघ का अर्थ है गर्मी, सकल सभी, जन लोग, अनंत जिसकी सीमा न हो, तप्त गर्म और धरा धरती।
इसका अर्थ होगा, कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें नया जीवन प्रदान करे, हमें जीने की नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों से कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे हैं, तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव व ठंडक की तलाश कर रहे हैं। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती पर तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी, यहाँ पर हमने पढ़ा ना कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, अर्थात धरती के जो लोग हैं वो परेशान हैं और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे विश्व जो परेशान है, विश्व के लोग, उनको हे बादल आप ही उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हो। तो यहाँ पर बादलों का आह्वान किया गया है। तो इस कवि यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, क्या संदेश दिया गया है, जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार ना माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करें, तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल सकता है। इसीलिए हमें अपने जीवन की इच्छा बनाए रखनी चाहिए और कभी भी परेशानियों से हार नहीं माननी चाहिए। तो ये था पहली पंक्ति, पहली जो हमारी कविता थी उत्साह, उसका भावार्थ, शब्दार्थ और भाषा सौंदर्य। आगे है प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न, उत्साह कविता के कवि का क्या नाम है? तो कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। घेर घेर घोर शब्द में कौन सा अलंकार है? तो ये हमने पढ़ा, अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न, धाराधर शब्द किसके लिए आया है? तो ये बताया, बादल के लिए आया है। बादल प्रतिपल किसके समान अपना रूप बदल लेते हैं? तो पहला ऑप्शन है बच्चे की कल्पना, जादू के समान, मनुष्य के समान या प्रकृति के समान। तो उत्तर हमारा होगा बच्चे की कल्पना के समान। अगला प्रश्न, विद्युत छवि उर्मे, इस पंक्ति में प्रतीकार्थ क्या है? क्रांति और जनचेतना का प्रतीक, बिजली चमकने का या तेज वर्षा होने का, या सभी सही हैं? तो उत्तर होगा क्रांति और जनचेतना का प्रतीक। अगला है विकल और उन्मन किसे कहा गया? संसार के लोगों को, बादलों को, धरती को, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर होगा हमारा संसार के लोगों को। तो ये थे बहुविकल्पीय प्रश्न। आगे हम बात करते हैं, एक और प्रश्न है, विकल विकल में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। आगे 50 से 60 शब्दों वाले प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है जो 2010 और 2013 में आया हुआ है सीबीएसई के एग्ज़ाम में। ये प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहते हैं? तो ये जो प्रश्न है ये आपकी टेक्स्ट बुक का प्रश्न भी है और ये सीबीएसई के एग्ज़ाम 2010 और 13 में भी आया है। उत्तर होगा, उत्साह कविता में कवि ने बादलों को पुकारा है, मगर वो बादलों से बारिश करने की बजाय गरजने के लिए कहते हैं। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वो बादलों के जरिए लोगों के मन में क्रांति का बीज बोना चाहते हैं, जन जन में उत्साह का संचार करना चाहते हैं। बादलों की गर्जना लोगों के मन को हिलाकर रख देगी और सभी लोग उत्साहित हो जाएंगे। बारिश से लोगों के मन में कोमल भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिनकी मदद से क्रांति संभव नहीं है। इसलिए कवि ने बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? क्यों टाइटल उत्साह दिया गया, बादल क्यों नहीं रखा? तो ये प्रश्न आया है 2011 में। कवि ने अपनी इस कविता का नाम उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि वो इस कविता के जरिए लोगों के मन में क्रांति का
उत्साह पैदा करना चाहते हैं। उत्साह एक सकारात्मक भावना है जिससे लोगों के मन में उमंग और खुशी आती है और कोई अच्छा काम संभव हो पाता है। उत्साह कविता में कवि ने बादलों को बरसने के बजाय गरज गरज कर लोगों के मन में क्रांति की भावना जागृत करने के लिए कहा है। कवि मानते हैं कि बादलों की गर्जना से लोगों के मन में छाया दुख और निराशा दूर होगी और वो उत्साह व सकारात्मकता से भर जाएंगे। कवि के अनुसार कोई भी काम बिना उत्साह के नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्होंने इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है और इससे लोगों के मन में को जोश व उत्साह से भरने का प्रयास किया है। अगला हमारा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? ये प्रश्न 2012 में आया है सीबीएसई के एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए, बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करता है। बादल को क्रांति का सूचक बताया गया है। बादल को बाल कल्पना के समान बताया है। बादल को नवजीवन प्रदान करने वाला बताया है। बादल को कवि के समान बताया है। कविता के अनुसार बादल मानव जीवन के दुख व परेशानी का अंत भी करता है। कवि ने बादल के गरजने को उत्साह पैदा करने वाले नाद के रूप में प्रयोग किया है। नाद मतलब स्वर। तो ये मूल भाव है इस कविता का। ये अगर आप याद कर लोगे तो आप और प्रश्नों के उत्तर भी दे पाओगे। अगला प्रश्न, कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया और क्यों? तो कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया, क्योंकि कवि का मानना है बादल क्रांति दूत हैं। उनके अंदर घोर गर्जना की शक्ति है जो लोगों को जागरूक करने में सक्षम है। जागरूक मतलब अवेयर। इसके अलावा बादलों के हृदय में बिजली छिपी है। कवि युवा कवियों से क्या आह्वान करता है? कवि युवा कवियों से आह्वान करता है कि वे प्रेम और सौंदर्य की कविताओं की रचना न करें, कि लोगों में जोश और उमंग भरने वाली कविताओं की रचना करे जो लोगों पर वज्र सा असर करे और लोग क्रांति के लिए तैयार हो सकें। अगला प्रश्न है, कवि ने नवजीवन का प्रयोग बादलों के लिए भी किया है, स्पष्ट कीजिए। कवि बादलों को कल्याणकारी मानता है। बादल विविध रूपों में, विविध मतलब अलग अलग, जन कल्याण करते हैं, लोगों का भला करते हैं। वे अपनी वर्षा से लोगों की बेचैनी दूर करते हैं और तपती धरती का ताप शीतल करके मुरझाई सी धरती में नया जीवन फेंक देते हैं। वे धरती को फसल उगाने योग्य बनाकर लोगों में नव जीवन का संचार करते हैं। उत्साह कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आया हुआ है 2015 में। कवि ने उत्साह कविता में बादलों का आह्वान करते हुए क्रांति लाने के लिए कहा है। इस कविता में बादलों को क्रांति दूत मानकर सोए, अलसाए, कर्तव्य विमुख लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया गया है। इस क्रांति का या विप्लव के बिना समाज की जड़ता और कर्तव्य विमुखता में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। लोगों में उत्साह भरना ही उत्साह कविता का उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब एम। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।